हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो यहाँ पे मैं लाया हूं आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये सभी के सभी है एनसीईआरटी क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ और मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्वेश्चन से रूबरू करने वाला हूं। तो बहुत ही मजा आ जाएगा। थोड़ा देर के लिए वीडियो है, इस वीडियो को पूरी वीडियो देखें और क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करें अभी से, और समझने की कोशिश करें। जब समझ जाएंगे तो फिर तो याद हो जाएगा जी, है ना। चलो, मेरी आवाज जा रही है आप लोग को? फटाफट सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक दिस वीडियो। आईडी पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। ओके, आइए मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहला सवाल यहाँ पे था ये कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। ये एनसीईआरटी का सारा सवाल मैं लिया हूँ। हालांकि सवाल तो बहुत सारे हैं किताबों में, है ना, लेकिन एनसीईआरटी का ही सवाल मैं आपके सामने प्रेजेंट्स कर रहा हूँ, ला के रख रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस, तो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना उसको एकदम हिसाब से कर लीजिए। बाकी इसके अलावा, इसके अतिरिक्त और भी सवाल आपको लगता है याद कर लो तो याद कर लीजिएगा। ओके, डोंट वरी। लेकिन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रायोरिटी करूंगा कि आप पहले एनसीईआरटी को कम से कम याद कर लेना। देखो, बोलता है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए, लिखिए। अब देखो, अवतल दर्पण के जो मुख्य फोकस है उसकी परिभाषा। अच्छा, मुख्य फोकस जानते हैं किसको बोलता है? ये जो अवतल दर्पण है, तो ये जो हमारा बनता है ना, ये P है, ये F है, ये C है। ये जो F है ना, इसी का परिभाषा देना। ये फोकस बनता है यहाँ पे ना, क्योंकि अवतल दर्पण में सभी क्या होता है ना, 5 केस में सब जो है प्रकाश जाके अभिसारित हो जाता है, मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो, मैंने दो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे आंसर दिया। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं ना, यानी कि उसका भी प्रॉब्लम सोल्व, और जो हिंदी वाले तो उसका सोल्व हो जाएगा। देखो, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद अपने मुख्य अक्ष पर एक विशिष्ट बिंदु पर अभिसारित होती है। क्या समझ में आ रहा? अभिसारित मतलब अवतल दर्पण बताया था ना कि अभिसारित, अभिसारित दर्पण है। अच्छा, देखो क्या बोलता है, जब अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो ना, ये सी पी, ये पी यहाँ पे होगा, सी और पी, है ना, इसके समांतर अगर एक किरणें जाती है तो टकरा के कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है ना। ये मैं रूल बताया था आपको। और यहां से भी जाएगी तो भी फोकस से गुजरेगी। तो ही बोला जा रहा, समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होती है और उसके बाद मुख्य अक्ष पर एक विशिष्ट बिंदु है, मतलब एक बिंदु है जहां पे सभी किरणें आके क्या होते हैं, मिल जाती है, अभिसारित हो जाती है। उस बिंदु को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? एकदम याद हो जाएगा, कोई दिक्कत है? डायग्राम दिमाग में रखिएगा कि अवतल दर्पण के समांतर, देखिए ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का क्या है, ये जो ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। तो अवतल दर्पण के जो मुख्य अक्ष है ना, सीपी, इसके समांतर यदि एक प्रकाश की किरणें जाती है और परावर्तन के बाद यानी कि परावर्तित होती है, तो उससे एक दर्पण के एक मेन बिंदु यानी कि एक मुख्य अक्ष पर एक विशिष्ट बिंदु, मतलब एक, समझ रहे, स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब एक स्पेशल पॉइंट है, वहां पे जाके क्या होती है, अभिसारित होती है, मिल जाती है। तो वो जो मिलती है ना, उसी को बोलते हैं क्या, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस। क्लियर है? चलो, देखो ये सवाल दिया हुआ था तो मैंने तो यूं ही सवाल दे दिया। हालांकि ऐसा सवाल तो, इससे भारी भारी सवाल तो आप लोगों ने बना लिया है। आप अगर एनसीईआरटी किताब खोलेंगे तो उसमें बहुत सारा नोमरिकल दिया हुआ ज्यादा करके, नोमरिकल दिया हुआ ज्यादा करके सवाल, ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं और नोमरिकल दिया हुआ है। किताब के बीच बीच में सवाल दिया हुआ है, उससे मैं उठाया हूँ। और कुछ सवाल और भी बीच बीच से दिया हुआ है किताब में, लेकिन वो सब नोमरिकल टाइप का, वो आपको ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा। ठीक है ना। एक गोली दर्पण के वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो सिंपल सी बात, यहाँ पे आंसर भी लिख दिया मैंने कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है ना 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होगा? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है कि आर बराबर क्या होता है? 2f। हमको फोकस दूरी निकालने के लिए बोला जा रहा था, एफ बराबर क्या हो जाएगा? r/2, यानी कि 20/2 बोले तो 10 सेंटीमीटर। तो ये नॉर्मल सा सवाल, ये तो आप लोग बना चुके हैं ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखो, बोला जा रहा है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, मतलब उसको हम प्रीफर क्यों करते हैं, ज्यादा पसंद क्यों करते हैं। हम गाड़ी के जो साइड मिरर है वहां पे उत्तल दर्पण ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? कोई बंदा अवतल दर्पण क्यों नहीं इस्तेमाल करता है ना, कोई समतल दर्पण क्यों नहीं इस्तेमाल करता है? तो इसका जवाब यहाँ पे आपके सामने है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यह देखने का एक व्यापक क्षेत्र देता है। जब देखते हैं ना तो बहुत ही बड़ा, व्यापक मतलब बड़ा सा क्षेत्र देता है, अधिक क्षेत्र, बड़ा, छोटा सा आईना रहता है और बड़ा सा क्षेत्र दिखाता है ना, जो चालक को अपने पीछे के अधिकांश यातायात को देखने में मदद मिलती है। यानी कि चालक यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे इसका आईना है, चालक यहाँ पे, तो पूरा इधर से कौन सी गाड़ी आ रही जा रही है, सारी यहाँ के यहाँ पे फिगर बनते रहेगा इस आईना पे।
है ना। तो ये बोला जा रहा है जो चालक को अपने पीछे के, है ना, यानी कि जो गाड़ी पीछे आ रही है तो पीछे के अधिकांश यातायात को देखने में मदद मिलती है। देखो बोला जा रहा है उत्तल दर्पण हमेशा अपने सामने रखी वस्तुओं का एक आभासी और सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। यानी कि समझ में आ गया। तो वाहन में अगर आपसे कोई पूछ लिया लेगा कि बताओ मेरे प्यारे कि उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं कहाँ, तो बोलेंगे आप वाहनों में। क्यों करते भाई साइड मिरर में, तो क्या बोलेगा, इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो होता ना, सबसे पहली बात तो वो तो प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनाता है, आभासी होता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है ना। ड्राइवर को सीधा तो चाहिए फोटो और छोटा भी चाहिए। और क्या करता ना वो पीछे देखने में वो एक व्यापक क्षेत्र है, मतलब उस छोटा सा आईना में बहुत बड़ा हमको एरिया दिखा देता है उसमें, जिसे कौन सी गाड़ी आ रही जा रही ड्राइवर को अच्छी तरीके से पता चलता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो फिर बोलेगा वहां पे तो प्रतिबिंब छोटा बड़ा बन सकता है ना, और उल्टा बनता है। सबसे पहली बात उसमें उल्टा बनता है। अब उल्टा बनेगा तो गाड़ी देखेगी इधर तो उल्टा दिखेगा, तो पक्का है कि वो ठोका जाएगा। और समतल दर्पण का तो उपयोग ही नहीं होगा, है ना। इंग्लिश वाला नोट कर लेना, ये सवाल इस बार भी आया था और इसको मैंने गेस भी किया था, और ये सवाल इस बार भी आया था। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय, मतलब द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक ऑफ डायमंड कितना है, 2.42 है। तो बोलता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। अपवर्तनांक हीरा का 2.42 है, आपको पता है ना। तो हाँ, बोला गया हीरा का अपवर्तनांक कितना है, 2.42, ये आता है सवाल में, 2 नंबर वाला सवाल में आया था, इस बार भी आया था, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इससे आप क्या समझते हैं, इसका अभिप्राय मतलब इससे आप क्या समझते हैं। देखो क्या बोलता है, बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूं मैं आपको। देखो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम आसान से समझिए। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हीरे में प्रकाश की गति जो है, प्रकाश की चाल जो है, हवा में गति की तुलना में 2.42 ना कम गुना कम हो जाएगी। मतलब क्या समझे, मतलब ये हुआ सर जी, हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, कमेंट करो सभी लोग, कितना है तुम लोग को पता है ना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये हवा में प्रकाश की चाल। अगर प्रकाश की चाल, ये मान लो कि डायमंड है, ठीक है ना, ये मतलब नकली डायमंड है यहाँ पे, ठीक है। चलो मान लो हरा, अभी तो नकली दिख रहा, मान लो कि ये डायमंड यहाँ पे रखा हुआ है, मान लो। और यहाँ पे वायु से किरणें जा रही है इसमें, तो वायु में जब प्रकाश जब जा रही है तो उसकी चाल कितनी है, 3 × 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जैसे इस हीरा में प्रकाश की लाइट गुजरेगी तो उसकी जो है ना 2.42 गुना जो है कम हो जाएगी, है ना। ये जो वायु में जो प्रकाश की चाल है, इससे इससे जो है ना 2.42 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये बोला जा रहा है। अगर दूसरों शब्द में बात करें तो हीरे में प्रकाश की गति निर्वात में प्रकाश की गति का 1/2.42 गुना है। अब सोच लो, मान लेते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल 1 है, मान लेते हैं 1 है, तो अब बोलता है 1/2.42 गुना कम हो जाती है। अब इसको डिवाइड करके देख लो तो आपको पता चल जाएगा, जब डिवाइड करोगे तो पता चल जाएगा। 1 को डिवाइड करेंगे 2.42 तो पता कितना आ रहा, देखो इतना आ रहा है 0.413, इस तरह से आ रहा। मतलब यही अभिप्राय है, अपवर्तनांक का मतलब यही हुआ कि जो वायु में जो प्रकाश की चाल है, हीरे में प्रकाश की चाल की क्या बोला, हवा की, वायु में प्रकाश की चाल, हीरे हीरे में प्रकाश की गति हवा में प्रकाश की गति की तुलना में 2.42 क्या है, गुना कम है। समझ में आ रहा, तो इसका यही अभिप्राय है। 3 × 10⁻8, बिल्कुल सही। चलो चलो, समझ में आ गया सवाल। संस्कृत तो एक लेसन में पढ़ाया ना, फिर सब कुछ पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए, पूरा दिन पूरा समय बाकी है, ठीक है ना। आपको मैं एक एक सब्जेक्टिव, देखो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सब्जेक्टिव अंडरस्टैंड कर करके आपको ऑब्जेक्टिव पढ़वा रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए तो आप लोग भी समझने की कोशिश करो। और मजा नहीं आ रहा आप लोग को पढ़ने में, क्या मजा आ रहा है तो लाइक वाला बटन काहे नहीं दबाते आप लोग। और जो पहली बार आए तो सब लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना। समझ में आ गया आप लोग को। तो ये है हीरा का अपवर्तनांक। ओके, अब देखो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है अवतल दर्पण के उपयोग। देखो अवतल दर्पण का भी उपयोग बोला जाता है ना। हाँ, उर्दू का भी टेस्ट होगा, पहले पढ़ तो ले उर्दू, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पहले 3 4 5 लेसन उर्दू पढ़ा दूंगा, तब लूंगा टेस्ट। अभी तो 2 लेसन पढ़ाया ही है, उसमें 3 लेसन, 2 3 4 लेसन पढ़ा लेंगे ना, कम से कम 5 लेसन, तब उसमें टेस्ट रैंडमली टेस्ट चलेगा। क्यों घबरा रहे हैं, सबका टेस्ट चलेंगे, सबका टेस्ट लेंगे हम बारी बारी से। बोलता है कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखो। देखो अवतल दर्पण का उपयोग पहला होता है शेविंग में। शेविंग क्या होता है, नाई लोग
है ना, नौवा होता है ना जी, वो दाढ़ी जो बनाता है तो वो एक आईना रखता है, अवतल दर्पण। मतलब दाढ़ी किसी का छोटा तो कहीं छूट तो नहीं गया, उसको अच्छे से देखता है, बड़ा बड़ा दिखता है। तो शेविंग में करता है। टॉर्च में होता है सर्च लाइट। सर्च लाइट देखे होंगे आप लोग, देखे हैं कि नहीं देखे आप लोग, बताओ पहले कमेंट करो। सर्च लाइट आप लोगों ने देखा है? बिल्कुल देखे होंगे। नहीं देखा तो मैं दिखाऊंगा, पहले कमेंट करो। सर्च लाइट कौन कौन देखा है? उर्दू का भी होगा, उर्दू का डोंट वरी, सबका होगा, सबका होगा। सर्च देखो, यही है सर्च लाइट, है ना। आप देखोगे पुलिस वगैरह, है ना, हजामत वही नौवा बोलते हैं। पुलिस वगैरह लोग ज्यादा करके देखते हैं, या तो सीआईडी वगैरह में देखोगे फिल्म में, है ना, सीआईडी वगैरह जो चलता है, सीरियल वगैरह या मूवी वगैरह में देखेंगे, पुलिस लोग क्या करता है, इसको एकदम बड़का बड़का टॉर्च रहता है लेके जाता है। अच्छा, इसका यूज कहाँ पे क्यों करता है भाई, है ना, ये सर्च लाइट का इस्तेमाल करता है। क्योंकि जो जहां पे लाइट जाएगा ना, पूरा बड़ा करके दिखाएगा उसको, मतलब समझ रहा ना। इसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं सर्च लाइट में, ये हुआ सर्च लाइट। हाँ, ये सब तो देखे होंगे, चलो अच्छी बात है। अब है हमारा दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखता है। ये तो जानते हैं, जो दांत वाला जो डॉक्टर होता है, मरीज को बड़ा बड़ा दांत दिखने के लिए इसका इस्तेमाल करता है, मतलब दांत बड़ा दिखे, है ना। जो मरीज जो दांत चेंज करवाते हैं ना, तो बड़ा बड़ा दांत दिखता है, तो आसानी से, जैसे मुंह के अंदर रहता है ना, तो फिर बड़ा बड़ा दिखेगा तो उसको आसानी से कर लेगा। मेरे घर में है, वाह वाह, तुम्हारे घर में है, क्या बात है। खगोलीय दूरबीन, ये कौन कौन देखा है? अरे यार, ये तो कोई नहीं देखा होगा, लेकिन हाँ, इसके बारे में पता चला कि जो सुशांत जो राजपूत थे, जिनका देहांत हो गया था, वो बिहार के थे। वो ना, उनको खगोलीय दूरबीन से बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत था। वो खगोलीय दूरबीन का इस्तेमाल करता था। हालांकि ये सब साइंटिस्ट लोग रखता है खगोलीय दूरबीन, मतलब आकाश में बहुत कुछ देखने के लिए, है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, तो देखे होंगे शायद, ये इस तरह से देखो, इस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पे बड़ा सा देखिए, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे बड़ा करता हूँ, फोटो देखेगा बड़ा सा, तो इसका इस्तेमाल करते हैं, देख रहे हैं बड़ा सा, ताकि यहाँ से देखता है दूर, एकदम बड़ा सा बड़ा फिगर उसको देखने को मिलता है। ये खगोलीय दूरबीन है। तो खगोलीय दूरबीन में भी जो है ना, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आप देखे होंगे, फोटो वगैरह में देखे होंगे, या तो फिल्मों वगैरह में देखे होंगे कि इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा खगोलीय दूरबीन है। तो ये है खगोलीय दूरबीन। गाड़ियों के हेडलाइट्स में देखो भाई, गाड़ी के जो हेडलाइट होता है ना, आगे वाला जो लाइट होता है, एकदम आगे फ्रंट में, एकदम फोकस मारेगा, एकदम एक जगह जाके जमा हो जाएगा लाइट, एकदम गाड़ी में। हेडलाइट जो होता है आगे वाला, एकदम गाड़ी का आगे वाला रहता है, उसमें रहता है अवतल दर्पण। फिर सौर भट्टी में प्रकाश को अभिसारित करने के लिए, सौर भट्टी क्या होता है ना, क्या बोलते हैं, सोलर देखे ना घर में, सोलर। तो सरकार क्या करते हैं, बहुत शहरों में देखेंगे, घरों घरों के छत पे सोलर लगा होता है, उसको सौर भट्टी देख बोलते हैं। सौर भट्टी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको पता ही होगा सौर भट्टी क्या होता है, देखो, ये सौर भट्टी। अब देखो इसमें जो लगा हुआ ना, इसमें क्या लगा हुआ है, सौर भट्टी में अवतल दर्पण लगा हुआ है, ये जो सौर भट्टी है। और अवतल दर्पण का काम क्या है, प्रकाश को एक जगह लाके जमा कर देना। सूरज की किरणें वहां बेचारा एकदम कांप रहा है, अब तो मेरा जान निकाल लेगा, एकदम पूरा एनर्जी लाके यहाँ पे जमा करता है, फिर हम उसे इलेक्ट्रिक वगैरह यूज करते हैं। तो ये सौर भट्टी बोले, सौर ऊर्जा बोले ना, इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, अवतल दर्पण का। तो ये पांच सवाल काफी इंपोर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सभी सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से याद भी हो गया होगा, और नहीं याद हुआ होगा तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है, तो उस तरह से आप आईना के सामने खड़ा हो जाना, आईना यानी कि मिरर, है ना, मिरर के सामने खड़ा हो जाना, और तुम अपने आप को, अपना प्रतिबिंब को, है ना, समझा देना, फिर आपको भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो इसके बाद मतलब बोले तो एनसीईआरटी किताब में ना यही सब सवाल दिया हुआ है, और ज्यादा मतलब आए बाय नहीं दिया हुआ है, यही सब सवाल दिया हुआ है। बाकी आप अगर भारतीय भवन किताब देखेंगे और अदर किताब देखेंगे, तो उसमें सवालों का भंडारा पड़ा हुआ है। लेकिन आपको पहले एनसीईआरटी को एकदम कठोर से याद कर लेना है। याद क्या करना, समझ में तो आएगी अच्छी तरीके से, है ना। चलो, बिल्कुल। तो हाँ जी, तो देखो आज तो शॉर्ट ही क्लास रहा, आज मेरा पढ़ाने का मन भी नहीं कर रहा था, सोच रहा क्या पढ़ूं, कब क्या पढ़ूं, लेकिन फिर सोचा चलो कम से कम क्वेश्चन कराते हैं। कल संडे है जी, तो कल संडे का क्या होना चाहिए, धमाका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो तुम लोग। धमाका टेस्ट होने वाला कल, मैथ का होगा सुबह 7 बजे, ठीक है, 7 बजे सुबह का मैथ टेस्ट होगा, धमाका टेस्ट। और 12 बजे भी कुछ ना कुछ हम टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। कल हम ज्यादा कोशिश करेंगे, ठीक है, टेस्ट लेने के लिए। 12 बजे, 4 बजे नहीं होगा तो 4 बजे भी टेस्ट ले लेंगे। यानी कि गौधुली हिंदी भी हमको टेस्ट लेना है, क्योंकि उसका भी 3 लेसन शायद पढ़ा दिया मैंने।
ठीक है ना। अच्छा, साइंस का शाम को ले लेंगे टेस्ट, साइंस का वही सब क्वेश्चन रहेगा जो पढ़ाया हूँ, बाकी जो नहीं पढ़ाया वो सबसे 3-4 सवाल दे देंगे। सोशल साइंस पढ़ाएंगे यार, मतलब हमको बोर्ड पे आके सोशल साइंस पढ़ाना पड़ेगा। तो मेरा पढ़ाने वाला रूम अभी क्लियर हुआ नहीं, वो प्लस्तरा वगैरह हो रहा है, समझे, प्लास्टर हो रहा है उसमें। अब उसमें बहुत कुछ अभी भी टाइम लगेगा यार। नहीं तो ब्लॉग बना दूंगा, देख लेना तुम लोग। टाइम टेबल का वीडियो बना देंगे, ठीक है, एकदम पक्का बना देंगे टाइम टेबल का वीडियो। ओके, एकदम पक्का। चलो ठीक है। यस सर, मजा आ गया। तो क्वेश्चन याद हो गया होगा आप लोग को। अच्छा, कौन कौन वेबसाइट पे टेस्ट नहीं दिए अभी तक, जाके बताओ तुम लोग, फास्ट बोलो यस या नो, कौन कौन टेस्ट दिए हो वेबसाइट पे, वेबसाइट पे कौन कौन टेस्ट दिए हो। तो अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है ना। मैं बोला था कि आप जो है ना किसी टाइम भी जाके टेस्ट, देखो एकदम सिंपल सा काम है। गूगल पे सर्च करना पड़ेगा आपको, क्या, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, चैनल का नाम सर्च करो, आपको वहां पे दिखाई देगा, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, ठीक है ना। ए ऑनलाइन सॉल्यूशन आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल में, और यहाँ पे खुल जाएगा आपका वेबसाइट, देखिए खुल गया ना पे, देखो लिखा हुआ official.com, एकदम यहीं पे जाना, ठीक है ना। official.com में आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद ओके करना है। नहीं दिए ना, इंग्लिश का टेस्ट है भाई, दे जाके इंग्लिश का टेस्ट तुम लोग दो। आज जो पढ़ाया हो ना, नहीं दिए हो ना, तो पहले जो पढ़ाया हूँ उसको पढ़ लेना और जाके टेस्ट देना। इसको जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट का एक आ जाएगा, लिंक आ जाएगा, यहाँ पे देखिए लिखा रहेगा ऑनलाइन टेस्ट, मैं दिखाता हूँ। और वहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो लाइव टेस्ट आएगा, हम वहाँ तक बता देते हैं ना। एक मिनट, यहाँ पे गया ऑनलाइन टेस्ट, देखो ऑनलाइन टेस्ट दिख रहा। ये सब में भी बहुत सारा क्वेश्चन डला गया है, उर्दू वाला भी क्वेश्चन डला रहा, गोधुली भी डला गया है, इंडियन हिंदी भी बहुत क्वेश्चन डला गया है, मैथ भी डाल दिया हूँ, पूरा सोशल साइंस बाकी है, साइंस बाकी, ये सब भी डला जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, तो वो सब जाके आप टेस्ट रिवीजन के रूप में दे सकते हो। मैं उसको बहुत जल्दी उसको फुलफिल करने वाले 20-20 क्वेश्चन डाला हूँ मैं, 50-60 क्वेश्चन जो भी होगा मैं फुलफिल कर दूंगा। ओके, मैथ वाला दिया था, मैथ वाला दीजिए, आप इंग्लिश वाला जाकर भी सब लोग दो, जितना नंबर आता है दो जाके, देखो 10th लाइव टेस्ट लिखा हो ना, लाइव पे क्लिक करोगे तो 10th वाला टेस्ट आ जाएगा। 11 का भी अरशद सर जो है आपका मैंगो क्लासेस वाला, जो 11th में है पढ़ाते हैं, वो उनका यहाँ पे टेस्ट चलता है। तो 10th लाइव क्लास में जाओगे, टेस्ट खुल जाएगा और जाके टेस्ट दोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो जो नहीं दिए हो जाके दो। टेस्ट देना आपकी बहुत बहुत जिम्मेदारी, बिकॉज आप जब टेस्ट देते हो ना, तो आपकी सलाहियत का पता चलता है कि आप कितना पानी में हो। ओके, टेस्ट देने से पता चलता है। यूट्यूब में तो यहाँ पे जैसे क्लासेस चल रही, तो एक बंदा ने बोल दिया ए, तो सभी गर्दा उड़ा उड़ा के ए बी बी कर दिया, सी सी कर दिया। लेकिन जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो ना मोबाइल में, तो वेबसाइट पे, तो आपके आसपास एक मक्खी भी नहीं भनकता है, मतलब आप अकेले होते हो, और वहां पे आपका माइंड पूरा 100% आपका माइंड काम करता है। लेकिन जब ऑनलाइन टेस्ट देते हो तो यहाँ पे आपका माइंड भी काम कर रहा है और आपके दोस्तों का भी माइंड काम कर रहा है, कुछ कुछ मेरा भी काम कर रहा है। चलो यार, वीडियो को लास्ट करते हैं, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलूंगा।